मनुष्य ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जहाँ तक ब्रह्मांड का विस्तार है उसमें हम नहीं के बराबर हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ से एक पेन उठाना है या फिर मुझे हिमालय की यात्रा करनी है, इसमें एक शक्ति निहित है। एक शक्ति वो है जो हमारे हर प्रयास में निहित है, और वो है इच्छा शक्ति। वही बनती है संकल्प शक्ति। जीवन को जब उद्देश्य मिलते हैं, वो चाहे आप खुद देते हैं या फिर जीवन या ब्रह्मांड या नियति आपको देता है, वो उद्देश्य आप प्राप्त कैसे करें, इसके लिए चाहिए वो इच्छा शक्ति, वो संकल्प शक्ति। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, शायद यही सबसे कठिनतम है। विल पावर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं और कैसे उसे बना कर रखें। आज की पीढ़ी के सामने, या फिर मैं कहूँ आज के समय में, मैं निजी तौर पर मानती हूँ कि ये सबसे बड़ा न सिर्फ चिंतन का विषय है बल्कि कठिन कार्य है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार अपनी साधना के, अपने ज्ञान के बल पर कितने ही लोगों का जीवन सरल बना रहे हैं, कितने ही लोगों को वो इस मार्ग पर ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं कि उनके लिए ये बहुत असंभव सा लगने वाला, बहुत कठिन सा लगने वाला कार्य आसान लगने लगता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज जो है नियति मुझे एक ऐसे ही श्रेष्ठ जन से बातचीत के लिए जोड़ करके लाई है, और ये और श्रेष्ठता है कि ये ज्ञान आप तक पहुँचेगा और कितने ही लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे साथ हैं गुरु दिनेश कुमार जी। मैं निजी तौर पर चाहूँगी कि गुरु, क्योंकि अभी जब मेरी बात हो रही थी तब वो ये कह रहे थे कि ऐसा कोई भी जो उपाधि है वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो ज्ञान अगर कोई व्यक्ति बिना किसी निजी कारण के पूरी दुनिया में बांट रहा है तो वो गुरु है, क्योंकि वो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत प्रणाम। गीता मर्मज्ञ है, उपनिषद के ज्ञाता हैं। आप अगर जाने तो कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में वो ये ज्ञान की धारा प्रवाह कर चुके हैं। उसके अलावा लाखों बच्चों का, बच्चियों का जीवन उन्होंने इसी ज्ञान से सुधारा है। लगातार वो साधना के बल पर, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी, आप कहें कि किसी शो ऑफ के, वो लगातार इस ज्ञान को बांट रहे हैं। लेकिन आज हम एक मंत्र पर बात करने वाले हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का सागर अथाह है। कितने ही विषय हैं, आप उन पर अनवरत बात कीजिए, घंटों बात कीजिए, लेकिन आज हमने एक विषय चुना है और वो है हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी गुरुजी की इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है। ये बहुत आसान है हमारे लिए कहना कि उसने ये काम नहीं किया बिकॉज ही और शी लैक्स द विल पावर, उसमें इच्छा शक्ति की कमी थी। लेकिन अगर हम जाने शुरुआत से कि वो संकल्प शक्ति, वो इच्छा शक्ति क्या है। किसी भी उद्देश्य विशेष के प्रति जब मनुष्य अपने समस्त बिखराव को समेट करके आरूढ़ होता है, उसे संकल्प शक्ति कहते हैं। सूर्य प्रचंड पूरी पृथ्वी पर आच्छादित है, कण कण में सूर्य व्याप्त है, पर सूर्य के प्रकाश से कुछ जल नहीं रहा। सब कुछ प्रकाशित है, ऊष्मा का अनुभव भी होता है, पर उसी सूर्य के नीचे एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास को आप ले लीजिए, उसमें जैसे ही उसका वह बिखरा हुआ प्रकाश थोड़ी सी परिधि का केंद्रीभूत होकर जैसे ही नीचे गिरता है, आपके हाथ को जला देगा। कागज़ का प्रयोग तो बचपन से हम करते आए, अन्यथा तो सूर्य की धूप पूरी पृथ्वी पर बिखरी पड़ी है, पर कहीं को जल थोड़ी रहा है। मनुष्य की चेतना भी ऐसा ही है। उस सूर्य की प्रकार अनेकों विषयों पर आच्छादित है, बिखरा रहेगा, पर जैसे ही हम किसी एक उद्देश्य विशेष को लक्ष्य मानकर उस पर आरूढ़ होते हैं, तो वही चेतन क्षमता जो अन्यथा बिखरी है, आच्छादित प्रतीत होती है, वो केंद्रीभूत होकर के बेधक बन जाती है, और बेधक बन के फिर वो ऐसे ऐसे परिणाम सामने लाती है जिसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य फिर अपने भाग्य का स्वयं रचयिता बन जाता है।
उस शक्ति को संकल्प शक्ति कहते हैं। ये उदाहरण हमें अपनी चेतना में होते हुए बिखराव और उसके घनीभूत स्वरूप में किसी उद्देश्य की सेवा में उपस्थित उस इच्छा के प्रति एक छोटी सी परिभाषा हमें देता है। बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में आपने ये बता दिया है, और ये जनरली आज की उस जनरेशन के लिए है जो अक्सर ये कहती है कि ये मैं कैसे करूं, मेरे पास 10 काम है, ये मैं कैसे करूं। तो ये आपने कैसे करना है, ये आप तब कर सकते हैं जब आप ये तय करें कि दरअसल कौन सा काम प्रायोरिटी पर और आपने किस इच्छा शक्ति के साथ करना है। इच्छा शक्ति की परिभाषा आप समझ चुके हैं। एक बड़ा चैलेंज मैं ये देखती हूँ कि मनुष्य को लगता है कि जो नश्वरता है वो उस पर बड़ा तेज़ी से हावी हो रही है। बदलती हुई स्थिति परिस्थिति, फिर चाहे वो हमारी हम लोग आयु के संदर्भ में बात करें, फिर चाहे हमारी वो सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में बात करें, या फिर दूसरी कईयों के साथ वित्तीय हो सकती है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। हम नश्वरता की तरफ जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। ऐसे में एक प्रयास जो मैंने अभी सोचा वो कुछ समय के बाद मुझे लगेगा कि अब जो है इसके क्या मायने हैं, क्या अभी ये जो प्रयास है मेरा ये उतना रेलेवेंट है। ये एक अपने आप में चुनौती बन जाती है। ये एक ऐसा मैं कहूँ कि आपसी द्वंद्व बन जाता है जिससे मनुष्य जूझता रहता है। इससे कैसे पार पाया जाए? अब विषय आरंभ हुआ संकल्प की उस पहचान से जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपने आप को समर्पित करना है। संकल्प वो भी हैं जो हमारे त्वरित हैं, इंस्टेंट हैं। आज मुझे अमुक स्थान पर इतने बजे पहुंचना है, मेरा संकल्प है मैं समय पर पहुंचूं। संकल्प वो भी हैं जो निकटवर्ती समय में मुझे कुछ उद्देश्य पूरे करने हैं, मुझे एक तीर्थ की यात्रा पर जाना है, मेरा संकल्प है। संकल्प वो भी हैं जो संभवतः वर्ष भर में, और संकल्प पूरे जीवन के भी हैं। ये देखना होगा नश्वरता है, नश्वरता के होते हुए भी मनुष्य को जिस आयु को प्राप्त होना पड़ा है, उस आयु के अंतराल में भिन्न भिन्न चरण पर उसके संकल्प भी भिन्न भिन्न स्वरूप के होते हैं। तो यहाँ हम उस संकल्प की बात कर रहे हैं जिससे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाए। केवल मनुष्य आकर के आजीविका पार्जन, संतति के पालन, बस यहीं तक सीमित होकर के ना चला जाए। चेतना के स्तर पे अगर मैं चेतना की बड़ी बात ना भी करूं, बहुत सामान्य स्तर पर कहूं, मेरा होना किसी अन्य के लिए भी क्या सार्थक हुआ? क्या मेरे होने से मेरा प्रकाश क्या किसी अन्य को भी प्रकाशित कर पाया? क्या मेरे माध्यम से कुछ कल्याण हुआ? क्या मैं अपने जीवन पर किसी कृति के हस्ताक्षर कर पाया? ये सबसे बड़ा विषय है जानने का। प्रश्न अपने आप से संकल्प की दृष्टि से ये पूछना होगा कि इस जीवन रूपी निधि के अंतर्गत मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि मेरा होना मुझे मनुष्य रूप में सार्थक कर जाए। मनुष्य नर रूप में जन्म लेकर नर पशु की भांति आहार, निद्रा इत्यादि जैसे नैसर्गिक कार्यों में ही व्यतीत हो जाए, खर्च हो जाए, ये तो कोई सौंदर्य नहीं है। संकल्प उसे वो स्तर प्रदान करता है कि वो अपनी मनुष्यता को जी सके, वो उस रूप में जी सके जहाँ उसके होने का प्रभाव अन्य अनेकों के जीवन को प्रभावित कर जाए, उसका होना धन्य हो जाए। जब मनुष्य का होना धन्य हो जाए, जिस उद्देश्य के माध्यम से वो हो जाए, उसे हम मानेंगे संकल्प है। फिर आयु नश्वर रहे तो भी क्या अंतर पड़ता है। मनुष्य का जो शरीर है, मैं आयु नश्वर शब्द को बीच में ऐसे ही ले आया, कहना चाहिए शरीर, कि शरीर प्रतिपल नष्ट हो रहा है। काल के अंतर्गत हम सब अपने समय, ध्यान और ऊर्जा के खर्च में निपट रहे हैं। और अगर मेरे माध्यम से कोई सार्थक उपलब्धि इस प्रकार की जो कल्याण करती अनेकों का हो जाए, तो मेरा मानना होगा कि ऐसे एक नहीं 100 बार भी मुझे पुनः बार बार नश्वर स्वरूप में उत्पन्न होने के अवसर मिले, मैं धन्य होता रहूँगा। बहुत बड़ी बात है। और मैं उन लोगों के लिए भी जानना चाहूँगी गुरुजी कि वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसे गुरु मिल गए, पथ प्रदर्शक मिल गए, मार्गदर्शक मिल गए, और एक कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉट उन लोगों का भी है जो अब तक इससे वंचित हैं।
ऐसे में क्या कोई ब्रह्मांडीय हमारे पास इशारे आते हैं, कोई यूनिवर्सल सिग्नल्स आते हैं जिससे हमें ये समझना है कि दरअसल हमें अपनी संकल्प शक्ति को कहाँ स्थापित करना है? भीतर उत्पन्न हुआ असंतोष जो लौकिक नहीं हो, उसे निश्चित रूप से ब्रह्मांडीय प्रेरणा की स्फुरना ही जानना चाहिए। अगर कोई लौकिक कामना के प्रति कोई होड़ उपजी है तो वो तो इस नश्वर जगत से उपजी जिसे यहीं समाप्त होना है। पर अगर कोई ऐसा असंतोष उत्पन्न हुआ है जो लौकिक आधार पर नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मनुष्य असंतुष्ट है, तड़प है, वेदना है, क्रंदन है, तो मानना चाहिए कि मुझे प्रेरणा कुछ कहना चाहती है, मेरे माध्यम से कुछ करवाना चाहती है। और एक इसके साथ सबसे बड़ा सत्य और भी है, जहाँ मनुष्य में एक तड़प का जन्म होगा, वहीं ईश्वर को किसी न किसी मार्गदर्शक के स्वरूप में भी अवतरित होना ही पड़ेगा। ईश्वर की व्यवस्था बाध्य है इस विषय के लिए कि अगर मैंने कहीं तड़प को उत्पन्न किया तो समाधान के स्वरूप निदान हेतु मुझे किसी और को भी यहाँ उपस्थित कराना होगा। बहुत बड़े एक ब्रह्म ऋषि ने कहा था कि तुम अपने भीतर तड़प को तो लाओ, द गुरुज और गुरुज विल मैनिफेस्ट फॉर यू। और इसमें कोई संदेह नहीं है। तड़प है कहाँ? तड़प जब तक केवल लौकिक उद्देश्यों के तक ही सीमित रहेगी, तब तक क्यों कर उस महान जगत की विभूतियां तुम्हारे समक्ष अवतरित हों। और जिस दिन वो असंतोष की अग्नि तुम्हारे भीतर प्रचंड हो गई, प्रदीप्त हो गई, तो जान लेना अब निदान के लिए भी बस तुम बाट जोतो, वो आने को है। ये व्यवस्था ईश्वर के इस पूरे साम्राज्य में अंतर्निहित है। इसके लिए किसी को कोई और स्थापना अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे लगता है ये बहुत रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम इस दौर में हैं, हमारे पता नहीं हम क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, हम क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम लगातार एक ऐसी एंडलेस सुरंग में दौड़ रहे हैं जिसका सिरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या प्राप्तियां हैं वो, क्या प्रसिद्धि है, क्या लक्ष्य हैं, ये हमें नहीं पता है। ऐसे में जब आप ये जान लेते हैं कि ये जो दौड़ है, ये जो कुछ हासिल करने की अंदर की ज़िद है, ये स्वचेतना की तरफ होनी चाहिए, तब शायद जीवन आसान हो जाता है। मैंने एक चुनौती देखी है गुरुजी कि लक्ष्य हमने साध लिया, लेकिन फिर भी हम लोगों की वैलिडेशन, लोग क्या कहेंगे हमारे लक्ष्य को लेकर के, फिर चाहे हम जिस भी पथ पर अग्रसर हैं वहाँ पर हम चल तो अपनी संकल्प शक्ति से रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा पैरानॉइड होता है जिसे लेकर के लोग अपने मन में चलते हैं। दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, एक वैलिडेशन उनको चाहिए, एक अनसेड वैलिडेशन उनको चाहिए। टिप्पणियाँ अगर कहीं पर हो रही हैं, उनके बारे में बातें की जा रही हैं, ये उन्हें बड़ी जल्दी प्रभावित कर देती है। जिस तरह से पानी को बहुत जल्दी हिला दिया जाए तो फिर बड़ी देर तक वो हिलता रहता है, फिर शांत होने में समय लगता है। तो इस अवधारणा से हम बाहर कैसे निकलें कि लोग क्या कहेंगे? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ऐसा सभी सोचने वालों को। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा ये वक्तव्य सुनने वाले विवाहित हैं कि नहीं हैं, पर हाँ, इस कल्पना को छू अवश्य सकते हैं। ये भी नहीं जानता हूं कि उनके यहाँ संतान है कि नहीं है। विवाहित हैं पर संतान मान लीजिए अभी नहीं भी हुई, तो भी वो इस भाव तक निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। 6 महीने का बच्चा तुम्हें गोद में सौंप दिया और तुम उसे लेकर के बाहर निकले। अब कुछ लोग सामने से उपहास करते हुए तुम्हें दिखाई दिए, जिन्होंने कहा कि बताओ कैसा व्यक्ति है, 6 महीने का बच्चा उठा करके चल रहा है। उसे नीचे सड़क पर रख दोगे? थोड़ा आगे चले, तुमने उनको नजरअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया। थोड़ा आगे चले, बहुत से लोगों ने टीका टिप्पणी करनी आरंभ कर दी। अकल नहीं है तुम्हारे भीतर, गोद से उतारो, कहीं से प्रैम ढूंढो, प्रैम में बच्चे को लिटाओ। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं है? बच्चे को गोद में उठा रखा है, कितनी विचित्र सी तुम्हारी भावभंगिमा है, कितना अटपटा सा तुम्हारी प्रतीति है, क्या कर रहे हो? बच्चे को नीचे रख दोगे? नहीं रखोगे। कुतर्क, वितर्क, तर्क, उपहास कुछ भी होगा, तुम उस बच्चे को अपनी गोद से नीचे नहीं उतारोगे जब तक गंतव्य प्राप्त नहीं हो जाता।
ये उदाहरण अटपटा प्रतीत हो रहा है ना, होने दो। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मनुष्य का संकल्प होता है। मनुष्य जब अपने संकल्प पर आरूढ़ होता है तो क्या वो अपनी पूर्णता के हस्ताक्षर अथवा प्रशस्ति पत्र अधूरे लोगों से चाहता है? जिसने जिया ही नहीं तुम्हारी उस वेदना को, जिसके गर्भ में वो आकर के स्थापित नहीं हुआ, तुम उसके वैलिडेशन की प्रतीक्षा करते हो क्या? नहीं। जब तुम्हारे गर्भ में एक संकल्प आकर के स्थापित हो जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसका जुनून तुम्हारे ऊपर इन स्तरों पर आकर हावी हो जाता है कि तब तुम तांगे के घोड़े की भांति न दाएं न बाएं केवल देखते हो तो उस उद्देश्य की मांग को देखते हो। तब तुम्हें किसी प्रकार के सीकिंग सेल्फ अप्रूवल के अधूरेपन में नहीं रहना पड़ता। तुम ये सोचते हो कि आज इनको नहीं ज्ञान कि मैं किस वेदना से होकर के निकल रहा हूं, मेरी वेदना अंततगत्वा किस परिणाम को चरितार्थ करेगी, इन्हें नहीं दिख रहा। मेरे गर्भ में जो पल रहा उद्देश्य रूपी शिशु है, उसका केवल मुझी को बोध है। मैं ही जानता हूं कि काल पाकर के किस प्रकार पल्लवित होगा। इन्हें क्या पता क्या मार्ग में प्राप्त होने वाली टिप्पणियां अथवा प्रोत्साहन के द्वारा क्या मैं भटक जाऊं, विमुख हो जाऊं, मैं हट जाऊं? क्या मैं वो हूं? और अगर ये है तो जान लेना अभी तुम्हारे मन में संकल्प नहीं आया है, कामनाएं उभरी, तुम्हें प्रतीत होने लगा कि जैसे वो संकल्प सा है। अगर संकल्प होगा तो पूरी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ हो जाओगे। फिर न जीवन बचेगा न मृत्यु बचेगी, बचेगा तो केवल एक संकल्प। और मालूम है संकल्पित सफलता की परिभाषा क्या देते हैं? एक ही परिभाषा, मुझे इसे जीते हुए मरना है। ये संकल्पित की संकल्प के प्रति परिभाषा होती है। वहाँ सेल्फ अप्रूवल के लिए कोई स्थान नहीं है। अधूरे लोग, अधूरी मानसिकता, औने पौने, अस्त व्यस्त, अटक पटक के अंतर्गत ना जाने क्या कुछ करते हैं। तो तुम क्या अपनी खोज लोगों की आंखों में करोगे? क्या लोगों की आंखों में दिखने भर के लिए तुमने संकल्प पर आरूढ़ हुए थे? और अगर ये है तो भूल हुई तुमसे। तुमने संकल्प को नहीं, तुमने तो पहचान को ओढ़ने के लिए कुछ उद्देश्य अपना लिया। और पहचान के उद्देश्यों की आयु तो बेटा रोज के दैनिक अखबार से भी छोटी हुआ करती है। अभी ये पहना ऐसा दिखा, फिर वे पहन लिया वैसा दिखा, कोई और सामने कुछ और पहन के निकल गया तो तुम कुछ रहे ही नहीं। पहचान नहीं, अस्तित्व के रूप में जब वो जिजीविषा बन करके प्रचंड अग्नि तुम्हारे भीतर जाज्वल्यमान स्वरूप को लेकर के आएगी, तब तुम्हें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जीना है और तुम जीते ही चले जाओगे। जिसने कुछ उपलब्धियां, सार्थक उपलब्धियां जीवन में प्राप्त की, उन्होंने संकल्प को इसी प्रकार जिया है। और ऐसे में अगर पीड़ा और वेदना से कोई जूझता है, और क्या उस पीड़ा और वेदना को हम संकल्प शक्ति में बदल सकते हैं? पीड़ा और वेदना किसे कहा जाता है? अभाव, अज्ञान और अशक्ति। मनुष्य को केवल ये 3 ही कष्ट हैं इस मृत्यु लोक में। सोच के देखना, आराम से विचार करना, क्या कोई चौथा कष्ट मनुष्य को कभी पृथ्वी पर हुआ है? नहीं हुआ। ईदर इट इज डेप्रिवेशन और इनेबिलिटी और इग्नोरेंस ऑफ नॉट नोइंग समथिंग। इन 3 के अतिरिक्त कोई कष्ट नहीं हो सकता मनुष्य को। जब आप लक्ष्य पर आरूढ़ हो गए तो उसके मार्ग में आने वाली वेदना रहेंगी क्या? नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ, अंग्रेजी का शब्द उधार लेकर के, एवरी नेसेसरी ईविल विल ऑल्सो हैव टू बी बीफ्रेंडेड। हर वो कष्ट, हर असरों का साम्राज्य भी तब अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम में संकल्प जीवित हैं। तुम दूर क्यों जाते हो? मेरी बातों को मानना ना मानना तो तुम्हारा स्वयं का निर्णय हो सकता है, पर तुम अभी हाल ही में कुछ ऐसी राष्ट्र की उन प्रतिभाओं पर विचार करो जिन्होंने बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ ऐसी उपलब्धियां हस्तगत की जिन्हें आज देख करके हम विस्मय को प्राप्त होते हैं। क्या दुनिया सदा उनके साथ थी? मैं एक का उदाहरण हमेशा देता हूँ।
और मैं संकेत में देता हूँ, मेरे कई कार्यक्रमों में उनका उल्लेख आया है, उन पर मूवी आज बनी है। उस व्यक्ति ने इसी राष्ट्र की स्पेस टेक्नोलॉजी को, इसी राष्ट्र के अंतर्गत हमारे यहाँ जो ये रॉकेट आकाश में जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को लेकर के और शोध किया, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां राष्ट्र को देने की चेष्टा की। परिणाम में क्या मिला? एक षड्यंत्र, कारागार और इतना तिरस्कार कि उनको ऑटो वाला भी उतार दे। तो क्या वो वेदना उन्हें रोक पाई? क्या वो प्रताड़ना उन्हें बाध्य कर पाई? नहीं। क्या उसे उसका कोई दुख है? नहीं। जब आनंद उपलब्धि का, संकल्प को जी जाने का इतना बड़ा होता है कि मनुष्य के भीतर उससे उत्स फूटते हैं, तब ये वेदनाएं आंशिक भर भी आकर के आंसती नहीं हैं। आंसती माने प्रभावित नहीं करती हैं। यू कैन ईजिली एंड्योर थ्रू देम। क्यों? क्योंकि आपकी उपलब्धि इतनी बड़ी है, क्योंकि आपके संकल्प के अंतर्गत अंतर्निहित उद्देश्य का विषय इतना बड़ा होता है कि तब वेदनाएं नहीं रहती हैं। वो कितना भी क्यों ना हो, मनुष्य हंसते हंसते झेलता है। देखो, पीड़ा तो पीड़ा ही रहेगी। देखना ये है कि उसी उग्रता की पीड़ा को किस जीव ने किस प्रकार झेला और कौन टूट करके छिन्न भिन्न बिखर गया। जिसमें संकल्प जीवित होगा उसके पास बहुत कुछ हो सकता है, नहीं होगी शेष तो क्या? शिकायतें। एक्सक्यूजेस बी गॉन। शिकायतें चली जाएंगी। आपने परोक्ष रूप से बात की, पर हम समझ पाए आप विक्रम साराभाई के संक्षेप विषय में बात कर रहे थे। नहीं। अच्छा, आप किसी और व्यक्तित्व के लेकर के बात कर रहे थे, तो अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को तो मुझे लगता है कि वो मैंने संकेत छोड़ा है। अब कुछ तो होमवर्क भी देना अध्यापक का कार्य है ना। अच्छा, चलिए इस पर हम फिर आएंगे। एक संकल्पित मनुष्य और एक आम मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आना शुरू होते हैं जो वो खुद जान सकता है कि नाउ आई एम ऑन द ट्रैक? एक ही परिवर्तन पर्याप्त है जानने के लिए कि क्या मैं संकल्प पर आरूढ़ हूँ कि नहीं, वेदर आई हैव एम्बार्क्ड अपॉन ए ट्रू विल, ए रेजोल्यूट विल और नॉट। वो क्या है? प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। मनुष्य अपनी प्राथमिकताओं के द्वारा संचालित है। वी आर ड्रिवन बाय द प्रायोरिटीज दैट वी होल्ड। संकल्पित की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। बाहर से नाक, कान, आँख नहीं बदला करते, सब कुछ वही रहता है, पर वो दृष्टि बदल जाती है जो फिर उसकी प्राथमिकताओं को निर्धारण करती है। वो अपने जीवन की किसी भी प्राथमिकता से, किसी भी टू डू लिस्ट के अंतर्गत वो अपने उद्देश्य को परास्त नहीं होने देगा। वो हर पल ये चेष्टा करेगा कि मैं सहज स्वरूप में, मैं सामान्य स्वरूप में भी अपनी आँखों से अपनी प्राथमिकता को ओझल नहीं होने दूँ। प्रतिपल उसकी दृष्टि में प्राथमिकता बन करके वही उभरेगा। क्या वो मूवी देखना छोड़ देता है? नहीं। क्या वो अच्छा खाना खाना छोड़ देता है? नहीं। क्या वो घूमना छोड़ देता है? नहीं। वो कुछ भी नहीं छोड़ता, पर प्रतिपल सब कुछ करते समय उसकी दृष्टि में समानांतर उसका उद्देश्य सजीव रहता है। जब उद्देश्य समानांतर रूप से सजीव रहे, जैसे एक माँ जब माँ बनती है तो वो सब कुछ भी कार्य करती रहे, वो शिशु प्रतिपल उसकी दृष्टि में बना रहता है। जब तक वो शिशु है, अपने योग्य, वो संभलने योग्य हो जाए तो ठीक है, अब वो स्कूल गया तो उसके लिए आराम हो गया। पर जब तक वो अभी केवल शिशु है, अबोध है, तब तक वो कुछ भी करती रहे, खाती रहे, पीती रहे, सोती रहे, तब तक वो शिशु उसकी समानांतर दृष्टि में एक अभिन्न अंग बन करके जुटा रहता है। मनुष्य के साथ भी ऐसा है। जब कोई संकल्प किसी में आकर के संकल्प की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो कुछ भी करता रहे, संकल्प इतर नहीं हो पाता। और जब संकल्प इधर उधर नहीं होता तो प्राथमिकताएं भी उसी के प्रकाश में ही सदैव निर्धारित होंगी। पार्टी जाना है कि नहीं जाना है, नई ड्रेस लेनी है कि नहीं लेनी है, कहीं घूमने का प्लान बनाना है कि नहीं बनाना है, आज कुछ ऐसा होना है कि नहीं होना है। जीवन का हर नयापन फिर उसी के प्रकाश में ही निर्धारित किया जाता है। ये वो मापदंड है
जिससे लिटमस टेस्ट, जिसके द्वारा सहजता से जाना जा सकता है कि क्या मैं किसी संकल्प को जी रही या यूं ही सब चल रहा। तो गुरुजी हाँ, ये एक बात है, एक तो उद्देश्य वो है जो हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है, और एक होता है ओढ़ा हुआ होता है। हम सोसाइटल प्रेशर के चलते, हम किसी ना किसी दबाव के चलते उसे अपना लक्ष्य या संकल्प मान लेते हैं। ये जो फर्क है, ये कैसे समझा जाएगा? देखो, ओढ़ा हुआ संकल्प कई बार हम विवश हो जाते हैं जीने के लिए। जीना पड़ता है, नहीं चाहते थे, एडमिशन हो गया, आगे नहीं उस क्षेत्र में जाना चाहते थे, फिर भी माता पिता की आशाओं ने हम पर बहुत कुछ निवेश कर दिया। निवेश केवल साधनों का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आशाओं की भी तो होती है। उनकी आशाओं का और उनके साधनों का निवेश भी हो गया, और हम अपने आप को पूर्णतः अभी अक्षम पा रहे हैं कि हम इस उद्देश्य को संभवतः जी नहीं पाएंगे। ऐसा बहुत बार सबके साथ हो जाता है, और आज के परिवेश में विशेषकर जहाँ देखा देखी मनुष्य अपने जीवन की प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है, अपने भीतर कहीं नहीं झांक पाता। ऐसे में क्या करें? संभवतः ये प्रश्न उसी ओर जा रहा है। क्या यही है? बिल्कुल। और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये देखा है कहीं ना कहीं ये इसी का परिणाम है जो हमने कोटा में देखा, जो हमने कई जगह पर देखा। कोचिंग करते हुए बच्चे 18-19 साल के अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, या फिर ज़्यादातर कई और दूसरे मामलों में भी जिन्हें माता पिता या फिर समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो इतना दबा देती हैं, और फिर वो इतना डर जाते हैं आगे उस मार्ग पर चलने के लिए जो उन्होंने खुद कभी अपने लिए नहीं चुना था, लेकिन उन्हें चलना था, वो नहीं चल पाए। एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ इस भाव में केवल एक शब्द पर मैं आपत्ति करता हूँ, और आपत्ति भी किसी इसलिए जिससे कि सब समझ सके मैं क्या कहना चाहता। एंड ऑफ द स्टोरी। देयर इज नो एंड टू द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कभी नहीं मानना कि मेरे जीवन की कहानी समाप्त हो गई। ना ये जीवन केवल इतना है जितना तुम जानते हो। तुम्हें क्या पता कि जन्म से पहले अतीत में कितनी यात्राएं हुई, आगे कितनी होंगी। सो देयर इज़ नो एंड टू द स्टोरी। सच तो ये है कि एंड टू द स्टोरी कभी होगा भी नहीं। लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। विषय से हट नहीं रहा हूँ मैं कह दूँ, पहले कह दूँ, लेट मी ऑब्जर्व ए प्रेमोनिशन इन हैंड। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। लोग मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष के बाद सब समाप्त। कौन कहता है मोक्ष के बाद सब समाप्त होता है? मोक्ष के बाद तो उस स्तर की सक्रियता प्राप्त होती है जो शरीर में संभव ही नहीं है। शरीर को थकान है, निद्रा है, रिश्तेदारियां हैं, उन सब से मुक्त करा करके 24/365 सक्रियता जब बनती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। वो जीवात्मा, आत्मा की ऐसी अवस्था है। तो स्टोरी नेवर एंड्स। पहली बात तो ये हमेशा मान लो, क्योंकि मनुष्य कब अपने जीवन से उकता जाता है? जब वो अपने भीतर ये घोषणा करता है द स्टोरी एंड्स। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी नेवर एंड्स। पहली बात तो ये। भले ही तुम्हारी रुचि के बिल्कुल विपरीत जाकर के निर्धारण हो गए, तुम्हें आना पड़ गया, तुम्हें पढ़ना पड़ गया, तुम उस स्वरूप में परिणाम नहीं ला पा रहे हो, स्वयं को एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, आंकड़ों की कुश्तियों में तुम प्रतिदिन अपने आप को परास्त अनुभव कर रहे हो, तो भी निश्चित जानना द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। अभी भले ही तुम प्रतिदिन हार रहे हो, तो भी हंसते हंसते इसको जी जाओ, क्योंकि जीवन यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन की बाजी सदा तुम्हारे हाथ में रहेगी। आज तुम विवश हो, पराधीन हो माता पिता की आशाओं के अंतर्गत, उनके निवेश किए गए साधनों के अंतर्गत तुम पराधीन हो। पर जैसे ही इस काल अवधि से तुम बाहर निकलोगे, स्वतंत्र स्वरूप में तुम्हारे सामने खुले आकाश की भांति पूरा भविष्य होगा। तब तुम जो चाहते हो, जिस रूप में करना चाहते हो, तब तुम्हें करने का पूरा अवसर मिलेगा। पर तब ना, जब अपने आप को जुटा करके शेष बचा सकोगे। और अगर अभी मान लोगे द स्टोरी एंड्स हेयर, तो फिर क्या होगा? तुम अन्याय कर रहे हो अगर तुम ऐसा भाव अपने भीतर ला रहे हो। न्याय करो अपने साथ। और वो न्याय क्या है? ठीक है, मुझ पर थोपा गया, ठीक है, मैंने ओढ़ लिया, ठीक है, मुझसे उन स्तरों पर नहीं बन पा रहा, कोई नहीं।
अभी भी मुझ में जितना कुछ सामर्थ्य है, मैं अपने आप को स्थिर और एकाग्र करके जो सबसे श्रेष्ठतम है मैं करने का प्रयास करूँगा, करूँगी। और फिर जो परिणाम होगा उसको स्वीकार करके अवसर मिलते ही मैं उस रूप में खिल उठूँगा जैसे मैं खिलना चाहता था। वो चाहे कुछ और भी कार्य क्यों ना हो सकता है कि तुम जिस कोर्स में एडमिशन लेके आज अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करते हो, जैसे वो पूर्ण हो, तुम्हें कोई जीवन का ऐसा अवसर सामने आ जाए, तुम बिल्कुल दूसरी दिशा में चले जाओ। क्या हमने कोई अपने आप को, अंग्रेजी का शब्द उधार ले रहा हूँ, मॉर्टगेज किया है क्या? नहीं, मॉर्टगेज नहीं किया। ना तुम्हारी सांसें मॉर्टगेज हैं, ना आशाएं मॉर्टगेज हैं। आज की स्थिति में भले ही बंधन हो, और फिर ये भी जान लेना, जिस शिक्षा के अंतर्गत आज तुम किसी प्रकार से विवश होकर के आज उपस्थित हो, कल को ये भी तुम्हारी योग्यता में, तुम्हारी सुपात्रता में एक योगदान बन के आएगी। मान लो कल को तुम बॉलीवुड में एक्टिंग करने जाओ तो तुम कह सकते हो, यस आई एम एन एक्टर एंड एन इंजीनियर टू। मैं एक इंजीनियर भी हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया, केवल इसलिए दिया जिससे कि तुम्हें ये ना लगे कि द स्टोरी एंड्स हियर। नथिंग एंड्स हियर, एवरीथिंग इज येट वाइड ओपन बिफोर यू। सब कुछ खुले आकाश की तरह से है। बस इसके साथ यथा क्षमता न्याय कर जाओ। रोज पीठ लगती है ना कुश्ती में, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर हंस करके उठो, मिट्टी झाड़ो, फिर से संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। पिछला समय याद है कब बीत गया? स्कूल कितनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। ये भी निकल जाएगा, निश्चित मानो। और उतना बुरा भी नहीं जाएगा जितना पूरा तुम मूल्यांकन करके आज बैठ गए हो। अच्छा ही बीतेगा। पर उसके उपरांत खुला आकाश सामने आएगा, तब तुम्हारे हाथ में सब कुछ होगा। तब देखेंगे तुम और कौन से नए बहाने लाते हो। तब बहाने मत लाना, तब के लिए अपने आप को आज तैयार करो। हौसला नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना। बटोरो अपने आप को, जुटाओ अपने आप को, और जुझारू संग्राम में उतर पड़ो। मरे पड़े मत रहो, उठो, उत्तिष्ठ, जागृत। एक मुझे जो आज की जनरेशन के लिए लगती है चुनौती, कि वो ये नहीं समझ पाते कि कैसी संगत उनके लिए सही है या नहीं है। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है कि देखिए, आप जो निजी तौर पर हैं, व्हाट यू आर एट योर पर्सनल लेवल, यू आर गोइंग टू बी द सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या वाकई में ऐसा होता है, या फिर आसपास के लोग, उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशंस, उनके विचार हमारी अपनी संकल्प शक्ति जो हो सकती है उस पर असर डालते हैं, उसे प्रभावित करते हैं? हजारों वर्षों में कभी सुना नहीं मैंने कि बादलों ने सूर्य को सदा के लिए ढक लिया हो। आते हैं, घने काले बादल आते हैं और आकर के सूर्य पर आच्छादित हो जाते हैं। कई दिन तक प्रकाश नहीं दिखता, तो क्या सूर्य निपट गया? मान लें, कभी नहीं। जिस प्रकार सूर्य को कोई बादल कितना भी घना काला ना हो, वो निपटा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के भीतर के इस प्रचंड जिजीविषा को, उसके संकल्प को, कोई भी संगति, किसी भी संगति का प्राण, किसी भी संगति की तरंगें, कोई भी प्रभाव आकर के परास्त नहीं कर पाता। यूं तो एक उदाहरण मैं बहुत दिया करता हूँ, सूर्य कितना शक्तिशाली है। सूर्य जितना और कोई शक्तिशाली हमारे आसपास दिखता है खुली आंखों से? नहीं दिखता। अच्छा, और अगर मैं अपनी दोनों हथेलियाँ अपनी आंखों पर रख लूँ, तो क्या सूर्य की हिम्मत है कि मेरी आंखों को छू जाए? नहीं। कितना शक्तिशाली है, होता रहे। पर अगर मैंने अपनी हथेलियाँ अपनी आंखों पर रख ली, तो सूर्य की हिम्मत नहीं कि वो मेरी आंखों को छू भी जाए। तो कौन बलवान हुआ, सूर्य अथवा मेरा स्वयं का निर्धारण कि मैंने आंखें ढक ली? लेकिन इसके लिए गुरुजी पहले से संकल्प शक्ति होनी होगी, तब जाकर के वो एक बैरियर बना सकते हैं। एक एक ईंट करके उसी ओर तो बढ़ रहे हैं हम लोग। संकल्प शक्ति रूपी प्रचंड आधार के निर्माण हेतु ये संपूर्ण व्यक्तित्व एक एक ईंट करके आगे बढ़ रहा है। संकल्प शक्ति पर मुझे विशेषकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम
एक मेंटरिंग कार्यक्रम इसीलिए आरंभ करना पड़ा क्योंकि मैंने स्वयं अपने भीतर अपने गर्भ में यह अनुभव किया कि परिभाषाएं देने के बाद भी लोग अक्षम रह जाते हैं। लोग चाहते हैं हमारा कोई हाथ पकड़े, समवन हैज़ टू कम एंड एनेबल अस मूव थ्रू। इसीलिए फिर उस मेंटरिंग कार्यक्रम भी कोई मैंने रचा। मैं उसके यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने विषय बीच में छेड़ दिया कि ये अभी भले ही मैं प्रेरित कर रहा हूँ, पर केवल प्रेरित करने तक नहीं छोड़ना है, इसके आगे भी हाथ पकड़ने के योग्य प्रावधान है कि उसे लेके चला जाए। आप गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, बिकॉज आप ये इतना बड़ा कार्य लेकर के चल रहे हैं, अंधकार से लेकर के प्रकाश तक लोगों को ले जाने का। ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग देम, नॉट ओनली टेलिंग देम टू डू। मैंने तो बेटा इस विषय को अपनी आजीविका ही बना दिया। क्यों? क्योंकि भरण पोषण जीवन रहना मुझे भी है और मैं इस प्रकार दान आधारित नहीं हूँ। तो मैं क्यों ना अपने जीवन का उद्देश्य ऐसा बना दूं जो मेरे जीवन की आजीविका और दूसरों के कल्याण का स्रोत दोनों बन जाएं, अर्थात जहां मैं भी स्वयं को धन्य कर सकूं और अन्य भी धन हो। इसीलिए इस स्वरूप में, इसी भूमिका में ही मैंने अपना जीवन पूरा दे दिया कि मुझे इन्हीं विषयों को पढ़ाना है सबलता के द्वारा, साधनाओं की सबलता। ये ठीक है कि विषय पढ़ाने, संकल्प शक्ति का विषय हम लोग प्राचीन भारतीय मनीषा अध्यात्म की साधनाओं के द्वारा मनुष्य में विकसित करते हैं। केवल शब्दों से इसे नहीं मनुष्य को सिखाया जा सकता। शब्दों की आयु हो सकती है, उन्हें कुछ देर आप प्रेरित होकर जी जाओगे, पर दिन प्रतिदिन चुनौतियों से होकर के आप केवल शब्दों के सहारे नहीं जी सकते। उसके लिए आपके भीतर से कुछ फूटना चाहिए। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है। संकल्प शक्ति पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी मुखौटा है, हंस के दिखा दिया, थोड़ी देर बाद फिर झल्ला उठे। इंडिविजुअलिटी में अस्तित्व है, स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो वो दुष्प्रभावित नहीं होती। तो संकल्प शक्ति इंडिविजुअलिटी, पूरे अस्तित्व के निर्माण की एक कार्यशाला है, जिस पर एक विशेष मॉनिटरिंग कार्यक्रम, मेंटरिंग कार्यक्रम, इसी पर मैंने पूरा आवंटित कर दिया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी साथ जुट गए। पर उसके प्रति एक रुचि को जागृत करना। आज जो तुम संवाद का मुझे अवसर दे रही हो, तुम्हारे द्वारा दिया गया मुझे ये संवाद का अवसर वस्तुतः उस अभिरुचि की ओर ले जाना है, उसके प्रति दृष्टि खोलना है कि हम क्यों छूट रहे, क्यों चूक रहे। ये ना हो कि हम जब असफल हों तो असफल होकर के केवल हम ग्रह नक्षत्रों पर दोष मढ़ दें, केवल हम कहें कि टेबल राइट नहीं लेफ्ट होनी चाहिए, दरवाज़ा बाएं नहीं दाएं होना चाहिए, या हम कहें कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मैं केवल ये सोचने बैठ जाऊं कि मेरे यहाँ वाइब्रेशन ठीक नहीं है, वो वैसी नहीं है। तो हमें बजाय इसके कि मैं आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण के मैं बाहर आरोपण करूं असफलता का, उस विषय की ओर ये दृष्टि खोलने का ही कार्य ये तुम्हारा संवाद कर रहा है। अब जिन को ये बात समझ में आएगी, ये भाव जिन तक पहुंचेगा, वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि इधर कदम बढ़ा करके हम इस और भी आगे बढ़ें। तो ये एक मेरे लिए अवसर है उन्हें समझाने का, उनके संज्ञान में लाने का कि तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, अक्षम हो, तो उसका कारण यह कि तुम अपने आप को जुटा नहीं पाए हो, अपने आप को स्पष्टता नहीं दे पाए हो। जब तक स्पष्टता नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक मनुष्य अपनी शक्तियों को नियोजित भी किधर करेगा। वो दिनचर्या में बिखरी रहेंगी। प्रतिदिन सुबह उठेगा, छोटी सी बात के ऊपर कहेगा लो मर गए, उसी में इति हो जाएगी। तो ये एक बड़ा सुंदर अवसर है सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए। गुरुजी, अभी मैंने देखा है कोई किसी को भी आसानी से कह देता है। मतलब मैंने छोटे बच्चों पे बात ऑब्जर्व की जो मेरे दिल को छू गई ये बात कि यू आर अ लूज़र, यू आर सच अ लूज़र। चाहे वो खेल की बात हो, बहुत कोई छोटी सी बात हो, हल्की सी बात हो, लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी ये जो शब्द है लूज़र, ये जो शब्द है हारा हुआ, इसके कितने गहरे मायने हैं और ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो एग्जैक्टली हु इज़ अ लूज़र? जो दुनिया के बताए मापदंडों में हार गया या फिर जो खुद से हार गया? अधूरी दुनिया के अधूरे मापदंड। तुम्हारी आयु में तो कभी मैंने देखा नहीं, अभी इस क्योंकि मैं उतना फैशन से जुड़ा नहीं, मैं कुछ टिप्पणी कर सकूं, पर मुझे अपने स्कूल कॉलेज समय की पूरी याद है। पेंट की जो मोहरी है
उसको पहुंचा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैंट की जो ट्राउज़र का नीचे मोरी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बॉटम, बॉटम बॉटम दे, बॉटम वो किसी काल में 20-25 रहा करता था, वो भी था, आज भी उतना ही होगा, 25-27 के आसपास होगा। अचानक कुछ ऐसा फैशन का ट्रेंड आया, वो बढ़ कर के और 40 हो गया और उसको नाम दिया गया बेल बॉटम, बेल बॉटम। अब वो 40 इतना बड़ा हो गया, अब उस काल की पिक्चरें अगर आज बच्चे देख लें तो हंस हंस के लुटपुट हो जाएंगे, पर उस समय जो नहीं पहनता था उसे, वो इतना अटपटा प्रतीत होता था कि लोग उस पर हंसते थे, और धीरे धीरे वो सुकड़ा और 25 से 40 गया, 40 से फिर 25-27 पुनः लौट आया, और आज हम देखें तो आज वो हंसने वाले विषय बन गए हैं। तो मनुष्य तो बहुत कुछ औना पौना अधूरा, आजकल हम देखते हैं कि पहले जरा सा किसी के कपड़े में कुछ कट जाता था, फट जाता था, तो वो छुपाता फिरता था। आजकल ट्रेंड है, और बड़ा अच्छा प्रसिद्ध ट्रेंड देखते हैं कि लोग जब तक उनकी ट्राउज़र्स 10 जगह से फटी ना हो तब तक उसे, बल्कि नई दुकानों पर जाएं तो नए कपड़े वैसे फटे मिलते हैं। एंड यू नो द फनीएस्ट पार्ट इज गुरुजी कि उसे नाम दिया गया है स्ट्रेस्ड जीन्स। जीन्स जिसे जिसे यू नो एक प्रोसेस के थ्रू, अगर हम उसके लिटरल उस फॉर्म में जाएं तो स्ट्रेस आउट किया गया है, वॉर्न आउट किया गया है, घिसा गया है, जगह जगह से फाड़ दिया गया है। मतलब अगर एक इंसान स्ट्रेस्ड आउट है तो उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन फैशन में हम लोगों ने स्ट्रेस्ड आउट जीन्स बनाई है ताकि उसे पहन करके लोग कूल दिखें। देखो, मैं समझता हूँ, मुझे तो आज तक ज्ञान नहीं था उसे स्ट्रेस्ड आउट कहते हैं, मैंने तो केवल फटाफट देखा। I also और learned तुमने मुझे आज lately. एक नई चीज़ सिखाई जिसके दर्शन मुझे बड़े अच्छे हुए। सच तो ये है कि जो उनका अपनी मानसिकता भीतर स्ट्रेस्ड आउट है, वो उन्होंने अपनी ओर से थोड़ी सी बांट ली अपनी जीन्स के साथ, कि जैसे हम कटे फटे हैं वैसे तुम भी कट You फट be the जाओ। same. समय बदलेगा, हो सकता है कल को ये जो फटे हुए कपड़े वाला जो ट्रेंड है ये समाप्त हो जाए, तब लोग हो सकता है इस पर हंसेंगे कि तो बताओ फटे कपड़े पहनते थे हम लोग और उस पर कितना इतराते थे, देखो कैसी मानसिकता थी हमारी। तो आधे अधूरे मनुष्य से तुम क्या लेना चाहते हो, कौन सी प्रेरणा लेना चाहते हो? प्रेरणा लेनी है तो उनसे लो जिन्होंने जीवन के तप किए, संघर्ष करके नई उपलब्धियों की स्थापना की है, इस पृथ्वी को बड़े बड़े योगदान दिए हैं। प्रेरणा लेनी है तो अपने ही अंतर जगत से लो, बाहर की आंखों से क्या लोगे? कभी वो बेल बॉटम पहनती है तो कभी वो आज जो नई बात सीखी स्ट्रेस्ड जीन्स पहनती है, और कब आने वाले समय में पता नहीं और क्या कुछ नया आ जाए सामने। तो बेटा इसकी दृष्टियां तो कटती फटती और फैलती रहती हैं। इस पर आधारित होकर के कभी भी अपने भीतर के संतुलन को आहूत मत करना, बलि मत चढ़ जाना, क्योंकि ये तो दृष्टियां आज कुछ तो कभी कुछ होने वाली हैं। इन बदलती दृष्टियों पर क्या तुम अपना मूल्यांकन करना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं करना ऐसे। गुरुजी, अगर कोई ज़ीरो से शुरू कर रहा है, जिसे कहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल धरातल से शुरू कर रहा है ये संकल्प शक्ति के मार्ग पर चलना, तो उसे जो है ये बहुत दुरूह कार्य लगता है। उसको ये लगता है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ज़ीरो से शुरू कर रहा है, क्या किया जाए कि वो एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित दूरी तक पहुंच पाए, और फिर जहां से अगर उसकी यात्रा शुरू होती है तो हम जानते हैं कि वो फिर निरंतर चलेगी? क्योंकि मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है ज़ीरो से शुरू करना। अगर कोई आदमी एक बीमारी से उठा है, वो बिस्तर पर लेटा है, उसको एक कोई नया कार्य शुरू करना है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति उस वक्त जो है वो नगण्य है बिल्कुल। अगर किसी को उस स्तर से शुरू करना है जहाँ पर उसे सब कुछ ख़त्म लग रहा है, सब कुछ समाप्त लग रहा है, कैसे शुरू करें? एक घोषणा अपने भीतर कर डालो। इवन व्हेन यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ अ पॉपर, मैं तो और नीचे ले गया, भिखारी के स्तर पर भी है, तो एक घोषणा कर दो अपने भीतर। हम अध्यात्म में ये घोषणा करवाते हैं कि मैं सिद्ध नहीं बनना चाहता,
मुझे केवल असफल चेष्टाओं का साधक बनना है। असफल चेष्टाएं माने मैं कुछ करूंगा, फेल होगा, मैं रुकूंगा नहीं, फिर शुरू। मेरे पुनः शुरू करने की जो अवधि है वो क्या होगी, मैंने अभी तोड़ा, अभी शुरू। अब लोग बहुत से लोगों को संयम सिखाते हैं कि संयम इतने दिन का करो, उतने दिन का करो। जैसे उदाहरण है कि कहा भी कॉफ़ी का संयम कर लो, भाई मैं बिना कॉफ़ी पिए नहीं रह सकता। ठीक है, अगर संयम करना चाहते हो तो कितने दिन का, 90 दिन का कर लो। ठीक है, 90 दिन का संयम किया, अगले दिन ही ईमेल आएगी, मेरा संयम टूट गया। गुड। मैंने टूटा कैसे, मैंने कप कॉफ़ी का नहीं रुका गया, मैंने शुरू किया पीना, कॉफ़ी पी गए, ठीक है। अब एक काम करो, कप नीचे रखने से पहले पुनः अपने आप से कहो कि मेरा संकल्प फिर शुरू हो गया। ये तो मजाक बन जाएगा। क्यों मजाक नहीं बनेगा? मैं अगला फिर कप उठाऊंगी या उठाऊंगा, पी जाऊंगा और मैं कहूँगा संकल्प टूट गया, और कप रखने से पहले कहूँगा पुनः शुरू हो गया। करके तो देखो, इससे क्या हो जाएगा? तुम करके तो देखो। अगर तुम करके दो तो क्या शराब पीने वाले ऐसे छोड़ सकते हैं? ईमानदारी से छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद अपने आप से शर्म आने लगती है, अपने आप से आंखें मिलाना बड़ा कठिन हो जाता है। अपनी पुतलियों के भीतर की आंच को व्यक्ति देख नहीं पाता, झेल नहीं पाता। उसे ये शर्म आनी शुरू होती है कि इतना निकम्मा, इतना नकारा मैं, कि मैं इतना भी नहीं कर पा रहा, इतना भी नहीं कर पा रही। क्यों क्यों क्यों? और वो जो एक तीव्र वेदना भीतर से उठती है ना कि मुझसे इतना भी नहीं हो रहा, मुझसे उतना भी नहीं हो रहा, वो तड़प की अग्नि एक दिन इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसमें वो असंयम भस्म हो जाता है। तुम करके तो देखो। हमें क्या होता है कि मेरा 90 दिन का संकल्प लिया था, मैंने 2 दिन बाद मेरा टूट गया। अब टूटने का उत्सव मनाओ, टूटने का उत्सव मत मनाओ। उसी क्षण कप नीचे रखने से पहले कहो कि मेरा संकल्प टूटा, मैंने फिर ले लिया। धीरे धीरे तुम देखोगे असफल चेष्टा चरितार्थ होगी। इसीलिए मैंने कहा असफल चेष्टा। विषय तुम्हारा कोई भी हो सकता है। मैंने तो एक उदाहरण लिया संयम का। तुम अपने बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, मूल्यांकन करो, अपना आत्मविश्लेषण करो। व्हाट वेंट रॉन्ग, वेयर देयर इज अ नीड फॉर अ चेंज, वो सब विश्लेषण करो। बाहर मत चले जाना, कहीं ये मत देना कि 10 मुंदरियाँ इधर पहन ली, 10 रिंग्स इधर पहन ली, अलग अलग तरह के पत्थर पहन लिए। वो पत्थर तुम्हें नहीं जुटा पाएंगे बेटा। जुटाना तुमने है अपने आप को। अगर तुम भीतर बिखरे रहे तो बाहर का कोई भी प्रावधान तुम्हें संजो नहीं सकता है। तुम अपने आप को संजो करके उठो, आत्मविश्लेषण करो, क्योंकि अगर सारे ग्रह चाल संतुलित होगी तो सारी तुम में से ही होगी। क्यों? कहते नहीं हमारे यहाँ, मनुष्य में ईश्वर का अंश है, जीवात्मा में परमात्मा है। तो फिर जीवात्मा के परमात्मा को सक्रिय करो ना। क्यों नहीं सक्रिय करना चाहते? क्यों तुमने सब कुछ छोड़ दिया? क्यों तुमने ढाल होके बैठ गए? मत मानो, अपने आप को पुनः गठित करो, फिर से विश्लेषण करो। छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी गलतियां निकल के सामने आएंगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने पिछले भी किसी एक और रिकॉर्डिंग में भी ये उदाहरण दिया है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग वाले लड़कों का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनमें से किसी ने कहा कि मैंने पहली वीडियो जब एफिलिएट मार्केटिंग की मैं पॉपुलर कर रहा था, तो मैंने 30 लाख का मेरा बजट था, 20-25 लाख खर्च हो गए, पर मेरी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे थे। वो एफिलिएट मार्केटिंग किसी और के लिए करता था। क्यों? क्योंकि 20-25 लाख तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस टैगलाइन से, किस टाइटल से, किस थंबनेल से, किस प्रकार की वीडियो से मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। और मैं बार बार करता रहा। लास्ट के जब मेरे पास 5 लाख रुपए की पूंजी बची, वो भी जाने को थी, आई कुड सम हाउ अंडरस्टैंड कि मैं इसे कनेक्ट कर जाऊँ। और फिर जैसे मैंने वो बनाई, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं समझ गया, ओके दैट इज़ द वे टू कनेक्ट। और अगर वो तब चला जाता इधर उधर, भय के भूत बांध लेता, 100 तरह के कलावे बांध लेता, 100 तरह के मालाएं पहन लेता, पता नहीं क्या क्या और करता, किसी किसी को कई उपाय कर लेता, तो क्या वो कभी सफल हो पाता? कभी नहीं सफल हो पाता। सफलता असफलता अगर कहीं है तो तुम्हारे ही पिंड में है।
क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है और तुम भटक रहे हो बाहर। तो अपनी असफलता के भी अगर कारण खोजने तो अपने अंदर जाओ ना। यू मे बी मिसिंग अपॉन समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, फाइंड इट आउट। अपने भीतर की विश्लेषणात्मक शक्ति को, क्षमता को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बनाओ। छोटी छोटी त्रुटियां भी बड़ी आंखों से दिखें तो हो सकता है कि तुम्हें वो दिख जाए कि वेयर, इन व्हाट वे आई एम गोइंग रॉन्ग। फिर से ठीक करो, अभी पुनः शुरू करो। संकल्प वो जो कभी टूटेगा ही नहीं, जो अभी टूटा अभी फिर से शुरू कर दिया। तो जो स्क्रैप पर खड़ा, जमीन पर खड़ा, पूरी असफलता जिस पर हो गई, सारी ग्रह चाल जिसके प्रतिकूल चली गई, आसमान जिसके सिर पर टूट पड़ा, वो भी जब ये अपने आप को घोषित करता है कि असफल चेष्टाओं के द्वारा अब मैं रुकूंगा नहीं, भगवान को भी शर्मसार होना पड़ता है। कि ये आखिरी प्रश्न है इस सत्र का, संकल्प व्यवहारिक होने चाहिए या आप कुछ भी संकल्प साथ करके फिर आप ये कहें कि ये मेरा संकल्प है, मुझे इस तक पहुंचना है, फिर चाहे कुछ भी हो, या फिर उसकी व्यावहारिकता को समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए? व्यवहारिकता का देखना किस स्वरूप में हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं व्यवहारिकता बंधन न बन जाए। व्यवहारिकता इस रूप की होनी चाहिए कि मुझे लक्ष्य स्पष्ट है कि नहीं, एक, फिर मेरे पास उसे जुटाने योग्य सामर्थ्य है कि नहीं, सुपात्रता है कि नहीं, दो। ये दो बातें व्यवहारिक बनाती हैं। चाहे आप कुछ भी संकल्प ले लो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहारिकता कैसे जाने, ये केवल दो उसके आधार हैं। हाउ टू जज वेदर आई हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी अपॉन माई ऑब्जेक्टिव और नॉट, ये दो उसकी मैंडेशन है। पहला, स्पष्टता, एम आई एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट इट और नॉट, नंबर वन। फिर सेकंड, क्या मेरे पास उसके लिए सुपात्रता है कि नहीं, क्या मैं उस सब कुछ जुटा सकती कि नहीं। ये दो बातें अगर हैं तो लक्ष्य व्यवहारिक है। वो भले ही नया ब्रह्मांड बनाने का क्यों ना हो, भले ही तुम नए ब्रह्मांड की रचना करना चाहते हो तो भी। और अगर तुम्हें स्पष्टता नहीं है, ओढ़ लिया, देखा देखी, होड़ में आ गए और ना सुपात्रता है, तो फिर निश्चित मानो कि तुम्हारे पास अभी वो योग्यता नहीं आई कि तुम व्यवहारिक लक्ष्य, तुम अभी अव्यवहारिक लक्ष्य की परिकल्पना में लगे हुए हो। व्यवहारिकता केवल ये दो बातें बनाएंगी। अब इनका निर्णय अपने अंतर जगत में तुम्हें स्वयं अपने आप से पूछ के लेना है। वैसे उस मॉनिटरिंग कार्यक्रम, मेंटरिंग कार्यक्रम में ये पक्ष भी हम बाद में जाकर के लेते हैं, पहले नहीं लेते। चलिए, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान कर दिया होगा इस वक्त, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो हमारा यहाँ से ज्ञान धारा प्रवाहित होगी वो लाखों लोगों तक पहुँचेगी। और ये शायद सबसे बड़ा बून है अब हमारे इस छोटे से डिब्बे का, सोशल मीडिया का, कि आप कहीं से भी ज्ञान लेकर के आसानी से आप तक पहुंच सकता है। और फिर आप जानेंगे कि जीवन के जो सूत्र हैं यहाँ पर जो बताए गुरुजी ने, ये वाकई में ये छोटे छोटे सूत्र आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका जीवन ही बदल जाए। तब आप बताइएगा ज़रूर और कमेंट कीजिएगा, और किन विषयों पर आप चाहते हैं बात करना या फिर आगे के सत्र रखे जाएं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। या फिर अपनी जो समस्याएं हैं, अगर आप संकल्प शक्ति के स्तर पर कहीं ना कहीं आपके सामने आ रही हैं, वो क्या हैं, ये भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, इस समय के लिए, इस संवाद के लिए, इस ज्ञान के लिए और हम सभी को संकल्पित करने के लिए। धन्यवाद। और आपके लिए ये और आसान बना दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके सवाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब आप कहाँ जुड़ें, ये भी बहुत आसान है। ये वीडियो जब ख़त्म होगा तब आपको वो लिंक मिलेगा, तब आपको वो स्लाइड दिखेगी और वहाँ वो लिंक होगा। बहुत आसानी से आप क्लिक कीजिए, आप जुड़ सकते हैं उन मेंटरिंग कार्यक्रमों के साथ जो गुरुजी दिनेश कुमार जी इस वक्त लाखों युवाओं तक पहुँचा रहे हैं। लाखों युवाएं जुड़ चुके हैं, ना सिर्फ जुड़ चुके हैं, उनके जीवन में वो परिवर्तन आ चुके हैं जो अपेक्षित थे। तो आप भी क्लिक कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और ज़रूर बताइए कि फिर क्या कुछ बदला है आपके जीवन में।